आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और हेल्दी इंडिया में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की और इसका निदान भी हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ते हैं वो आपको बताते हैं। और आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में, क्योंकि अक्सर जिसे हम जोड़ों का दर्द भी कहते हैं ये अब आम समस्या होती जा रही है। अक्सर लोगों में देखा जाता है, पहले ये जॉइंट पेन बढ़ती उम्र के साथ होता था, लेकिन आजकल ये समस्या हर किसी में देखी जा रही है। और गठिया जिसे कि आर्थराइटिस भी कहते हैं, ये भी जोड़ों के दर्द से जुड़ा ही हुआ है और ये 100 प्रकार के होते हैं। खान पान या हमारी लाइफस्टाइल या गलत तरीके से उठने बैठने का जो हमारा पोस्चर होता है, इसका भी सीधा असर पड़ता है। और यही बड़ी वजह है कि लोग जॉइंट पेन से आजकल सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। इसी से जुड़े हमारी पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। और आपके लिए हमारी हेल्पलाइन भी खुली रहेगी और इस लाइन पर कॉल करके आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन आखिर है क्या? जोड़ों का दर्द होना एक सामान्य स्थिति है जो शरीर में या एक से ज्यादा जोड़ों को प्रभावित करती है। आमतौर पर जोड़ों के दर्द में घुटने का दर्द, कंधे या गर्दन का दर्द, कोहनी और कूल्हे का दर्द भी शामिल होता है। दर्द की अवधि और उसकी तीव्रता उसके कारणों पर निर्भर करती है। जोड़ों का दर्द आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक बना रहता है तो इलाज की जरूरत हो सकती है। जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द रहना, अकड़न महसूस होना, जोड़ों की सक्रियता में कमी, जोड़ों के आसपास सूजन, आसपास की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना। ये तो बात ही जोड़ों के दर्द के लक्षण की, लेकिन कारण क्या है इसके? जोड़ों में दर्द के कारण का अगर हम जिक्र करें तो जोड़ों का दर्द हल्की स्थितियों के कारण भी हो सकता है, जैसे चोट मोच। इसे थोड़ा बहुत देखभाल करके ठीक किया जा सकता है। गंभीर स्थितियों की अगर बात करें तो इनमें संक्रमण होना, फ्रैक्चर होना, मोच और ऐंठन, आर्थराइटिस, टेंडोनाइटिस यानी कि मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यू में सूजन, बर्साइटिस यानी कि जॉइंट में मौजूद तरलयुक्त थैली में सूजन। जोड़ों के दर्द का इलाज मरीज की सेहत, उम्र, रोग के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर चोट के कारण दर्द हो रहा है तो डॉक्टर सूजन और दर्द के लिए कुछ दवाएं लेने के साथ साथ आराम करने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव भी काफी मददगार साबित हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह। तो क्या आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और ये समस्या अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आज हम इसी समस्या से जुड़े हुए सवाल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और आपके लिए हमारी फ़ोन लाइन भी खुली रहेगी। नीचे ये फ़ोन लाइन फ्लैश हो रही हैं और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं, डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट और आपको समस्या का समाधान भी मिलेगा। लेकिन सवाल यही कि आजकल जो जोड़ों का दर्द है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? ख़ास तौर पर युवाओं में भी उम्र 30 के बाद ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। घुटनों में, गले में इस तरह के जो जॉइंट पेन है वो बढ़ रहे हैं। जानेंगे आखिर क्या कारण है जॉइंट पेन का। क्या खान पान एक बड़ी समस्या है या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारे जोड़ों के दर्द का कारण बन रही है? क्योंकि पहले के समय में देखा जाता था ये समस्या सबसे ज़्यादा जो है वो बुजुर्गों में होती थी,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती थी, लेकिन आजकल ये समस्या युवाओं में भी, नई पीढ़ी में भी देखी जा रही है। और जोड़ों के दर्द के कारण क्या क्या है, जैसे कि आर्थराइटिस है, जिसे कि गठिया भी कहा जाता है, ये भी घुटने में होता है। और इसके अलावा टेंडोनाइटिस, तो जोड़ों के दर्द का कारण क्या है, क्या होता है आखिर जोड़ों का दर्द? हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेश प्रसाद जी, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर देखिए, आजकल जोड़ों की जो दर्द है वो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर होता क्या है ये जॉइंट पेन, और कहाँ कहाँ पर होता है पूरे बॉडी में? जॉइंट पेन की बात करें तो ये गर्दन से लेकर के, बैक से लेकर के, हिप से लेकर के, नी, एंकल, सब जगह होता है। और मोस्ट कॉमन जो जॉइंट पेन है उसमें आप नेक पेन बोल सकते हैं, और बैक पेन बोल सकते हैं, और नी पेन बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह में एंकल वगैरह का भी पेन होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन आजकल जो यंग एज में अगर बात करेंगे जॉइंट पेन का, सबसे बड़ा कारण है बैड पोस्चर। उसके वजह से गर्दन में पेन होता है, नेक में पेन होता है, ठीक है। और एज के साथ अगर बात करें तो जैसे नी में पेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होता है, उसके वजह से दर्द होता है। वो यूजुअली 50-60 के बाद होता है, 50s के बाद बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली 60s के बाद। और कुछ रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी होता है, तो वो जेनेटिकली होता है थोड़ा सा वो, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में होता है जॉइंट्स पेन बेसिकली जी बिल्कुल। और आजकल देखा जाता है कि खास तौर पर डॉक्टर साहब ये बीमारी युवाओं में भी देखी जा रही है जॉइंट पेन की। तो जॉइंट पेन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कईयों को घुटनों में होता है तो कईयों को नेक में होता है, कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट पेन? जॉइंट पेन जैसे मैंने बताया आपको कि नेक में होता है, बैक में होता है, नी में भी होता है। तो टाइप्स ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल जॉइंट्स पेन होता है बेसिकली। और पेन के जैसे अब नी का हम अगर बात करें, जैसे ओल्ड एज में अगर होता है तो वो एज में केस के साथ क्या होता है, घुटना में घिसाव होता है बेसिकली। और उसमें फिर उसको हम ग्रेड करते हैं 1, 2, 3, 4। कभी कभी ये जॉइंट्स पेन स्पोर्ट्स प्लेयर में हम लोग देखते हैं कि मेनिस्कस इंजरीज के वजह से होता है। और बहुत सारा डिफरेंट कंडीशंस होता है बेसिकली। ये भी एक वास्ट टॉपिक है जिसको कि एक्सप्लेन करना ये है। बिल्कुल। सवाल ये भी कि क्या जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसका भी इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है और इस वजह से जॉइंट पेन होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है ये। जैसे आप नेक पेन और बैक पेन की बात करेंगे, हम लोग जैसे प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि उसमें एक आइडियल पोस्चर्स होता है जिसको कि हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स के अनुसार से क्या होता है कि जैसे आपका हिप और नी एट राइट एंगल होना चाहिए, स्क्रीन आई के पैरेलल या थोड़ा स्लैंट होना चाहिए उसके बाद, और कीबोर्ड पे भी हाथ का सपोर्ट लेकर के करना चाहिए। लोग अगर ये प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तब फिर नेक पेन होता है और बैक पेन होता है। एवरी हाफ एन आवर उठ करके थोड़ा मूवमेंट वगैरह करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। और दिल्ली से कॉलर उर्मिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्मिला जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। और क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं? हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, राजेश प्रसाद गुप्ता जी। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे को दोनों कुल्लों में ना नसें दबी हुई हैं और उनकी वजह से मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा, और मेरी कमर में भी बहुत दर्द है। आपका एज कितना है? मेरी ये एज 57 साल है। आपने एक्सरे कराया घुटना का? हाँ, मैंने घुटनों का भी करवाया और मैंने पीठ MIR करवाया है, घुटनों का भी वो तो एक्सरे करवाया। हाँ। और कमर का MIR करवाया था मैंने, तो उसी में ही मेरे को पता चला है कि दोनों कुल्लों की नसें दबी हुई है। अच्छा, देखिए, घुटना में जो दर्द है, एक तो घुटना के कारण भी हो सकता है। अगर आपका डॉक्टर ने MRI कराया है तो हो सकता है कि कभी कभी नर्व जो कमर में होता है उसके कंप्रेशन के वजह से भी कमर के घुटना में दर्द होता है। तो दोनों कारण से होता है। तो इसमें देखना होगा कि घुटना का एक्सरे देख करके किस ग्रेड में है। अगर ग्रेड 4 वगैरह में होता है तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और ग्रेड 1, 2 तक में होता है तो फिर इसमें फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक हो जाता है। कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा आपको, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसके ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। बैक में अगर MRI में ज़्यादा नर्व कंप्रेशन है
ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डिसाइड करना होता है बहुत कुछ इसमें। जैसे कमर में अगर दर्द है आपको, अगर झिनझिनी वगैरह है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, एमआरआई में देखने के बाद क्लिनिकली भी अगर वो दिखता है, तब इसमें सर्जरीज की ज़रूरत होती है। नहीं तो ये भी फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और एक्सरसाइज वगैरह कर करके आप इससे निदान पा सकते हैं। मैंने मेडिसिन बहुत ज्यादा खाई है, बहुत मेडिसिन खाई है और थेरेपी भी करवाई है, कम से कम 6 महीने। अगर मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तब फिर आप एक बार फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, उनसे आप डिस्कस करिए क्यों नहीं ठीक हो रहा है, और उसके बाद फिर आगे फिर देखना होगा इस चीज़ के लिए। मैं जैसे अगर जमीन पे बैठ जाऊंगी ना, तो ना मैं आगे हो सकती बैठने के बाद, और ना मैं पीछे हट सकती। कमर के वजह से या घुटना की वजह से? घुटने भी और कमर की वजह से भी मैं पीछे नहीं हो सकती। पहले घुटने में दर्द था तो मैं आगे पोछा लगा लेती थी, जो अच्छा। मेरे घुटने में पहले भी दर्द था, लेकिन मैं पोछा लगा लेती थी, आगे पीछे हो जाती थी। अच्छा। लेकिन जब से मैं गिरी थी, मेरा पैर फिसल गया था, जब से मेरी कमर की नसें दबी हुई है, तब से मैं आगे पीछे नहीं हो सकती, ना मैं पोछा लगा सकती, नहीं, अगर और ना मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती। नहीं, अगर इतना करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, जिनसे कंसल्ट किए थे, वो देखेंगे। फिर अगर सर्जरीज की ज़रूरत होगा तो सर्जरी, नहीं तो मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी से मैनेज करना होगा। साथ में आपका अपना पोस्चर का भी ख्याल रखना होता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने का मतलब है कि आप झुक के काम करते हैं, और उससे घुटना और कमर दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उससे आपका दर्द बढ़ सकता है। वो मैंने 9 साल हो गए पोछा मैंने छोड़ दिया, पोछा नहीं लगाती ना, मैं बर्तन मांजती, 9 साल हो गए। अच्छा। तो मैं छोड़ती थी। अच्छा, नहीं ठीक हो रहा तो एक बार डॉक्टर से मिलिए आप फिर दोबारा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे साथ ये कॉलर जुड़ी हुई थी और उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। और हमारे साथ और भी चर्चा के लिए यहाँ पर डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौरव सैनी जो कि फिजिशियन हैं, डॉक्टर प्रवीण टिट्टल एडिशनल डायरेक्टर हैं फोर्टिस के, और डॉक्टर प्रिया बंसल प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हमारे साथ लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। देखिए, सवाल हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ये भी है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब भी ज्वाइंट पेन होता है, प्रवीण टिट्टल जी आपसे मेरा सवाल है, ज्वाइंट पेन होता है तो कहते हैं कि कैल्शियम और D3 का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कैल्शियम और D3 के सोर्सेस क्या हैं, और अगर नेचुरल इन्हें नहीं ले पाते हैं तो सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए? डॉक्टर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिएगा। अभी अभी आ रही है आवाज? जी। देखिए कि जो कैल्शियम के जो सोर्स हैं, यूजुअली मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो मिल्क प्रोडक्ट से, और आप इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अपने वो फिश ले सकता है, चिकन ले सकता है। और विटामिन डी के जो सोर्सेस होते हैं वो यूजुअली मशरूम्स होता है, और एग वाइट होता है, एग एज अ होल होता है, और मिल्क प्रोडक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते तो आपको सप्लीमेंट करना होता है, और वो यूजुअली हम टैबलेट सप्लीमेंट करते हैं। विटामिन डी भी सप्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, या फिर आप इंजेक्शन ले सकते हैं या फिर टैबलेट, और सब वो तो चीज़ें। ठीक है सर। अच्छा, हमारे साथ दिल्ली से कॉलर रजनी जुड़ चुकी हैं। जी रजनी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, और आपका क्या सवाल है आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो जी, अपना सवाल करिएगा। हाँ सर, मेरा ये सवाल है सर, मेरे भी ना घुटने में लास्ट 2 साल से बहुत दर्द है, लेकिन अब जैसे ज्यादा ठंड होगी है या कुछ है तो 3-4 दिन से तो मतलब इतनी ऐंठन होगी कि मतलब उठना बैठना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और ज्यादा न चला जाता है न कुछ है। मालिश करो या दवाई वगैरह खाओ तो फर्क है, सिकाई वगैरह करने पे मेरे बहुत परेशानी है घुटने में, राइट लेग के नीज में, खाली एक राइट लेग के नी में ही है। बहुत ज्यादा दर्द रहती है, सूजन भी है घुटने में, और उठने बैठने में इस टाइम तो बहुत ही दर्द है।
डॉक्टर साहब आप सवाल का जवाब दीजिएगा। ये इनकी एज कितनी है? एज 55 है। देखिए 55 की एज में जो आपको सिम्टम्स बताए हैं 99% चांसेस उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिजीज है जो कि धीरे धीरे घुटना गिरता है, उस तरीके से होता है। यूजुअली इसमें अब हमें एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है, ये देखने की किस ग्रेड का है। अगर वो ग्रेड बहुत हल्का ग्रेड है, ग्रेड 1 और 2 है, तो ज़्यादातर दवाइयों से और एक्सरसाइज से पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ग्रेड ज़्यादा है तो उसके अंदर आपको फिर हमें ये देखना है कि कोई इंजेक्शन लगाना है, और बहुत ज़्यादा है, आप टेढ़े हो गए हैं, तभी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब आपकी सारी दवाइयाँ कर ली और पेन के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज 10-8 एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और दवाई। रजनी जी, आपको उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। और देखिए, जिस तरीके से जोड़ों का दर्द बढ़ता जा रहा है, जॉइंट पेन बढ़ता जा रहा है गौरव सैनी जी, क्योंकि अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो स्पोर्ट एक्टिविटी और योगा की भी सलाह देते हैं, तो ऐसे में कौन सी स्पोर्ट एक्टिविटी करनी चाहिए, किस तरह का योगा करना चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यंग एज हैं तो आप वॉकिंग, रनिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपकी एज 60 प्लस है तो उसमें लाइट एक्सरसाइज की जाती है। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है तो लाइट हाथों को, पैरों को चलाना, आप स्ट्रेचनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को या ओल्ड एज में हार्ड एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करनी होती है। बेसिकली रीजन देखना होता है। अगर पेशेंट ओबेज है तो हमको वेट लॉस करने की सलाह दी जाती है, और डाइट में मीठा कम और ट्रांस फैट हमको 0 करना होता है। अगर एक्सरसाइज की बात हम करें तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज किस लेवल पे है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस लेवल 3 है या उससे ज़्यादा है तो लाइट एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, जिसमें स्ट्रेचनिंग और स्ट्रेंथनिंग 2 एक्सरसाइज मेन है। ठीक है, हमारे साथ कोलकाता से कॉलर जुड़ चुके हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सुनील, क्या सवाल है आपका? सर हमारे दोनों घुटनों में दर्द रहती है सर। जी, आपकी एज क्या है? 56 साल। सर, आपने कोई एक्सरे कराया अपने घुटने का? एक्सरे हाँ सर हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। हाँ, तो उसके हिसाब से दवाई मैं खा रहा हूँ, लेकिन सर अभी भी ठीक नहीं हुई। आप पेन किलर लेते हैं या एक्सरसाइज पे डिपेंड है? एक्सरसाइज पे करते हैं। आप बेसिकली अपना एक्सरे रिपीट कराइए, और एक्सरे के बेस पे हमको ये देखना है कि ज़्यादातर उम्मीद ये है कि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो वो किस ग्रेड का है, और ग्रेडिंग के आधार पे उसका आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर ग्रेड 1st एंड 2nd है तो हम उसकी फिजियोथेरेपी और जनरल एक्सरसाइज से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 या उससे ज़्यादा है और आप ठीक तरीके से वॉक कर पा रहे हो, 500-600 मीटर से ज़्यादा चल पा रहे हो, तो ऐसे में लगभग सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। आप फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आप अपना एक एक्सरे कराइए दोनों नी का, और उससे किसी ऑर्थोपेडिशियन से दिखा के उस चीज़ के बारे में सलाह लीजिए। अच्छा ठीक है सर। वॉकिंग करना सर इसमें ठीक रहेगा कि नहीं करना? वो एक्सरे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेड क्या है। अच्छा ठीक है सर, ओके। शुक्रिया सुनील जी, और उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रिया बंसल जी, क्योंकि खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, कहते हैं कि डिहाइड्रेशन भी एक बड़ा कारण है, इसका भी ध्यान देना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्या ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हड्डियों के रोगों से बचने के लिए? डॉक्टर प्रिया, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जी, जो हम खाते हैं और पीते हैं उसका असर डायरेक्टली हमारे जोड़ों पर पड़ता है। तो पानी तो पीना ही है, और पानी से सभी टाइप की इन्फेक्शंस डाइल्यूट हो जाती हैं, और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बेटर होता है,
ब्लड फ्लो बेटर होगा तो जो हमारे जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी जॉइंट की मोबिलिटी बड़ी रहती है, वो भी इम्प्रूव रहेगी। और हाँ, जो हम खाते हैं उसका तो असर पड़ता ही है, हाउ मच कैल्शियम वी आर हैविंग, और दूध, अंडा और चीज, इन सब में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, कर्ड। इसी तरह से हमारे को कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीजों में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो हमारे को उन चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे यूरिक एसिड बढ़े। ये होते हैं सम वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो और पल्सेस, राजमा और छोले, इनसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जो भी आप समझे हाई प्रोटीन डाइट, वो हमारे को मसल्स के लिए चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं और जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा सकते हैं। और दालों के अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें तो बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, तो द मीट कंजम्पशन इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। तो खाने से और पीने से असर पड़ता है। और पानी की तो बात करी है हमने, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, सभी प्रकार के जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनसे भी मैम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हिसार से, होशियार सिंह। होशियार सिंह, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। हिसार सिंह, मेरी उम्र 56 उम्र है और पैर में मोच आई थी मेरी 10 साल पहले। अब जैसे मैं योगा वगैरह करता हूँ तो जो है उस टाइम पैर में तो स्वेलिंग आ जाती है, दुखने लग जाता है पैर। ये कब हुआ था आपको? 10 साल पहले हुई थी? 10 साल पहले मोच आई थी, बाकी ठीक है, सूजन नहीं है। तो उस वक्त योगा वगैरह करता हूँ जब दिक्कत आती है सर। तो उस 10 साल पहले आपने ट्रीटमेंट सही से लिया था कि नहीं लिया था? घर पे ही देसी इलाज करवाया था सर। नहीं, एक्चुअली जब घुटना में एंकल में मोच आती है तो उसका पहला ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो उसमें बार बार मोच आने की संभावना होता है, क्योंकि एक प्रोप्रियोसेप्शंस बोलते हैं, वो चला जाता है। आपका घुटना एंकल बार बार मुड़ेगा, ज़्यादा मुड़ जाता है पहले बार से और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक तो पहले आपको लोकल डॉक्टर से मिलना होगा, और उसमें एंकल स्प्रेन बोलते हैं बेसिकली इसको, हम लोग इसको ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3। और आप जैसे बोल रहे हैं कि बार बार अगर हो रहा है तो प्रोबेबली ग्रेड 3 पहला बार भी टेर रहा होगा। तो इसको एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि कितना एंकल मुड़ रहा है आपका, और इसमें फिर MRI की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी प्रॉपर एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से रिकवर कर जाते हैं। रेयरली कभी कभी इसमें सर्जरीज का भी ज़रूरत होता है, लेकिन ये सारा डिसीजन डिपेंड करता है आपका MRI करने के बाद बेसिकली। अगर आपका और सूजन रहता है तो एक यूरिक एसिड के वजह से कभी कभी होता है, या और अर्थराइटिस के वजह से, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की वजह से, तो वो ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करके देखना होगा, ठीक है। तो एक बार लोकल डॉक्टर से भी मिलिए, फिर सलाह लीजिए उनसे। तो डॉक्टर से मिलिए होशियार सिंह जी और सलाह लीजिए। और हमारे यहाँ पर साथ में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने आपको सलाह दी है। उम्मीद करते हैं आपको मिल गई होगी महत्वपूर्ण जानकारी। और फिलहाल क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपके लिए ये फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, आधे घंटे का और आपके पास समय है। और अगर आपके कोई भी सवाल है ज्वाइंट पेन से जुड़े हुए, तो हमारे साथ सभी स्पेशलिस्ट से आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे हेल्थ इंडिया में जॉइंट पेन की जो समस्या है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर ये समस्या क्यों हो रही है और इसका समाधान क्या है। तो हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है डॉक्टर्स का, और इनसे हम लगातार चर्चा करें। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं। नोएडा से SK मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गाजियाबाद से हमारे साथ स्मृति शर्मा जुड़ी हुई हैं। SK मित्तल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। प्रिया बंसल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रिया बंसल आपके सवाल का जवाब देंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं SK मित्तल नोएडा से, मेरी एज 67 ईयर्स है। मेरे को करीब पिछले 6-7 साल से लेफ्ट नी में काफी पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और 1-1.5 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो मैंने अभी अप्रैल 2024 में, करीब 10 महीने पहले, मेरे को लेफ्ट नी में इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने। उसके बाद 6-7 महीने मेरे ठीक निकल गए, और अब फिर मेरे को पेन शुरू हो गया। और एक्सरे जब मैंने कराया तो उसमें उन्होंने बताया कि 3rd स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है।
और मेरी लाइफस्टाइल जो है, मैं एक्टिव हूँ, नॉमिनल मतलब बड़ा लाइट खाना खाते हैं हम लोग, स्विमिंग करता हूँ पूरे 6 महीने, एक्सरसाइज जिम में सब चीजें मैं करता हूँ। और मैं अभी मेरे को फिजियोथेरेपी बताई है डॉक्टर ने, पेन किलर भी दिए हैं। तो मेरा ये कहना है, पूछना है कि मैं 3rd स्टेज पे है तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ऑपरेशन से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों की। तो क्या इस स्टेज पे मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो सकता है? जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक एज रिलेटेड जॉइंट का चेंज है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाल सफेद होते हैं वो फिर से काले नहीं होते, या झुर्रियां पड़ती हैं उनको आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर सकते। बाहर से हमारे को कुछ करना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो ये आपका कहना, हमारे यहाँ पर आसपास साथ में बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये कहना कि ऑपरेशन नहीं कराना है कि उससे बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ये बहुत पुराने जमाने की सोच है। आजकल जो ऑपरेशंस है बहुत ज्यादा एडवांस्ड तरीके से होते हैं, रोबोटिक भी होते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सपर्टाइज इतनी बढ़ गई है कि उस बात को भी 2-3 साल हो गए हैं कि लोगों को 100-200 नी रिप्लेसमेंट्स की एक्सपीरियंस हो चुका है। और फिजियोथेरेपी भी इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि मैं ये समझती हूँ कि आपका ये जो डाउट है कि इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं, वो बिल्कुल गलत है। और मैं खुद भी अपने कॉन्टैक्ट सर्कल में बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी थोड़े से हफ्तों में, कुछ ही दिनों में हाइट में भी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि जैसे कि नी बेंड होता रहता है, हाइट भी कम हो जाती है। मैं जानती हूँ कि हाइट भी बेटर हो गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और बहुत ही अच्छे से लाइफ उनकी ओवरऑल इंप्रूव हुई है। तो मैं नहीं जानती कि आपको अभी ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक ऑर्थो का फील्ड का देखिए, मैं डॉक्टर साहब मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हूँ नोएडा में। देखिए, आप जैसे मित्तल जी आपने बताया ग्रेड 3 डॉक्टर साहब ने बताया है, और इंजेक्शंस भी लगा है। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में होता क्या है कि अंदर में एक कार्टिलेज का लेयर होता है, 2 घुटना में, दोनों जॉइंट्स के बीच में, एक फीमर बोन में, एक टिबिया बोन में होता है। जैसे आप एक समझिए कि खीरा का एक लेयर है, तो जैसे खीरा के लेयर को हमने छील दिया तो रॉ हो जाता है, उसी ढंग से कार्टिलेज का लेयर जब चला जाता है वहाँ पे, तब उसका बोन एक दूसरे से टकराता है, फिर आपको पेन होता है इसमें। ग्रेड 3 बोल रहे हैं, तो हो सकता है ग्रेड 4 भी वो हो। कभी कभी हमें एक्सरे में लगता है कि ग्रेड 3 है, लेकिन जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि नहीं, कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज था, और खास करके 5-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद और इंजेक्शन से भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो वो जब बोन एक्सपोज हो जाता है तो उसके वजह से आपको पेन होता है। और इस चीज़ को रिवर्ट बैक करने के लिए एक्सेप्ट नी रिप्लेसमेंट्स कोई और ऑप्शंस नहीं होता है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट से कॉम्प्लिकेशंस आता है, तो आप ये बिल्कुल मत इस चीज़ को सोचिए। आप ऐसे लोगों को देखिए जिसको कि पॉजिटिव बेनिफिट हुआ है। हार्डली 1-2 हज़ार लोगों में किसी का जॉइंट्स खराब होता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉल आ रहे हैं गाजियाबाद से, हमारे साथ स्मृति ईरानी, तो इसमें रिप्लेसमेंट कराइए आप, मेरे ख्याल से। शर्मा जुड़ी हुई हैं। स्मृति शर्मा जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरे को भी है ना घुटनों में पेन रहता है, और वैसे चलती हूँ ना तो मेरे को पेन नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे बैठती हूँ, जमीन पे बैठती हूँ और सोफे पे बैठती हूँ या सोफे पे से उठती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। ये समझिए, जमीन पे बैठना तो मेरा मुश्किल ही होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना पेन होता है। और जैसे चलती भी ना, तो जैसे लंबा चलती हूँ तो मेरे नीचे एड़ी के ऊपर थोड़ा सा एंकल्स पे पेन होता है, और कई बार ज्यादा चलने पे ना वहाँ सूजन भी आ जाती है। डॉक्टर गौरव सैनी, जवाब दीजिएगा। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी, जैसा कि आपने सुना इनकी क्या समस्या है। आपका एज कितना, पहले ये बताइए मुझे। 44 एज है। आपको चलने में उतना दर्द नहीं होता, आप ये बता रहे हैं सर? हाँ, चलने में ज्यादा दर्द नहीं होता है, हाँ। लेकिन नीचे घुटनों को एड़ी के पास नीचे वहाँ चलती हूँ ना तो चलने में फिर होने लगता है। देखिए, एड़ी के पास उसके बाद चलते चलते सूजन आ जाती है, जैसे ज्यादा चलती हूँ तो। एड़ी के पास जो बता रहे हैं वो सोल के साइड से होता है, नीचे के हिस्सा में। हाँ। और जब मॉर्निंग में उठते होंगे ज्यादा होता होगा, थोड़ा चलते होंगे तो कम हो जाता होगा। ठीक बोल रहा हूँ मैं? नहीं, मॉर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कभी भी चलती हूँ ना तो लंबा जैसे चलती हूँ ना तो हो जाता है एंकल पे। देखिए, ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लांटर फेसियाटिस के वजह से होता है, ठीक है। तो इसका
पहले तो मैं ये बोलूँगा क्लिनिकली देखना रहता है, जैसे हम जितना हम बता सकते हैं यहाँ से। प्लांटर फेसियाटिस बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसमें यूजुअली पेशेंट्स बताते हैं कि मॉर्निंग में ज़्यादा दर्द होता है और 2-4 कदम चलते हैं तो उसके बाद कम हो जाता है। तो इसमें सॉफ्ट फुटवेयर यूज़ करना रहता है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, और फिजियोथेरेपी में कॉन्ट्रास्ट बाथ और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, और साथ में मेडिसिन लेना, कुछ एंकल मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और अगर फिर मेडिकल कॉज में इसमें देखना होता है कि कोई अगर डायबिटिक है, थायराइड है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, लिपिड प्रोफाइल अगर बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड है, तो इन सब चीज़ों पे भी खास साथ में ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, हमारे अगले कॉलर जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। आरती शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली क्या है, हमारे मैडम को डायबिटिक 2 टाइप का है और ये काफी दिनों से परेशान है। उनका उठना बैठने में परेशानी हो रही, और दूसरे क्या, ये अपने ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा एक 10-15 मिनट चले तो क्या प्रॉब्लम है मेरे को? सयाटिका प्लस ज्यादा चले तो थकान जल्दी हो जा रही है इनकी। अब तो डायबिटीज है। जी बिल्कुल। इनकी एज कितनी है? इनकी एज 57-58 के आसपास है। जी बिल्कुल। जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तलवों जो तलवे हैं नीचे के, उनमें सुनपन भी रहता होगा, उनमें जलन भी रहती होगी। तो बेसिकली ये रेडिकुलोपैथी है, जो जिसको आप सियाटिका बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें बेसिकली MRI एलिस स्पाइन होके कमर की जो हड्डी है उसका MRI होके उसमें हम ये देख सकते हैं कि कोई परट्यूजन तो नहीं है या कोई नस तो नहीं दब रही, और आगे का ट्रीटमेंट उसी के आधार पे चलता है। इसमें बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही रहता है और डायबिटीज कंट्रोल करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए, अक्सर ये भी देखा जाता है कि वजन बढ़ना भी एक बड़ी समस्या है, कि जोड़ों का दर्द इसको पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो कैसे इसका ध्यान रखा जाना चाहिए डॉक्टर राजेश प्रसाद जी? ये मोटापा मेरे ख्याल से, वेट बढ़ना बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। एक मोटापा 100 बीमारी का न्योता, यूजुअली मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ। बॉडी वेट बढ़ने से क्या होता है कि आपका नी जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस अर्ली डेवलप करता है। तो वेट तो डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। डायबिटिक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और सब चीज़ भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती है। इनफैक्ट मोटापा बढ़ने से आपको बैक पेन वगैरह भी होता है, हील पेन होता है, बहुत सारी बीमारी होती है। तो वेट कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, आप वॉक के लिए जाइए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, और ये सब डिपेंड करता है फिर किस एज में कर रहे हैं आप। अगर ज़्यादा एज है तब हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो रनिंग जॉगिंग सब कर सकते हैं, और वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रवीण टिट्टल जी, क्योंकि खास तौर पर ये भी ध्यान देना होता है, जैसे खान पान का हम जिक्र कर रहे हैं, हाइड्रेट खुद को रखना चाहिए और वजन को भी मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन जोड़ों में जो दर्द होता है, कब आखिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो दर्द कितना ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर कोई ऐसा लक्षण है, कोई ऐसे सिम्टम्स है जिसको समझते हुए अब डॉक्टर का रुख कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर एक्टिविटी, इसको हम एक्टिविटी ऑफ डेली EDL बोलते हैं, अगर वो डिक्रीज हो रही है, अगर आप जैसे कोई काम करते हैं, अगर आप जाते हैं नहीं जा पाते, अगर आप सामने वाली मार्केट में जाते हैं और नहीं जा पाते, या फिर आप कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप एक्टिविटी के लिए ADL कम होता जाता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक्सरे भी चाहिए। फिर एक्सरे डिसाइड करता है कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है। ज़्यादातर केसेस कम है आर्थराइटिस, तो आपका जितने भी बिल्कुल माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं वापस से डॉक्टर प्रिया बंसल का रुख करते हुए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब की आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही, तो कब आखिर डॉक्टर के पास आम लोगों को जाना चाहिए जब उनके कमर में या फिर जोड़ों में दर्द हो? कब उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर से मिल लेना है? जब उनकी डे टू डे एक्टिविटी इतनी इफेक्ट हो गई हो कि वो अपने रोज का काम ही नहीं कर पा रहे हों, जैसे कि काम पे जाते हों लेकिन वहां पर पूरा जो अपना
फोकस है इसी पे लगा रहे कि हम पीड़ित हैं, या फिर उनका जोड़ों के दर्द की गोलियों का सेवन बढ़ा हुआ हो, जिनके खुद की बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तब डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बिकॉज कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक साधारण बीमारी हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक्सपर्ट एडवाइस से हमें पता चले कि इसका एक अच्छा इलाज भी होता है। तो कभी भी अपनी हेल्थ को एक हद तक ही अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, उसके बाद अपने फिजिशियन को, ऑर्थोपेडिशियंस को ट्रस्ट करके उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, क्या इसका, जैसे कि जोड़ों के दर्द पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आयुर्वेदिक उपचार भी है? ठीक है, आयुर्वेदिक उपचार मैं एक्चुअली MBBS किया हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। और लेकिन कुछ मार्केट्स में मेडिसिन है, पता नहीं, अब उसका मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कभी कभी आयुर्वेद के नाम पे कुछ लोग स्टेरॉइड्स वगैरह दे देते हैं, और हम लोग जो मेडिसिन लिखते हैं उसमें लिखा हुआ भी होता है हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग पुड़िया वाला दवाई भी ले लेते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स रहता है, तो तत्काल उस पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट उसे लगता भी है कि हम वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दिया, हमें ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दिया, इमीडिएट ठीक हो गया, लेकिन उसका बहुत साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए कभी भी दवाई लें सोच समझ करके लें। अगर आयुर्वेद में भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से जो आयुर्वेद के अच्छे एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लें, ना कि मतलब जो प्रॉपर डिग्री होल्डर है वो कुछ इस टाइप से करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो हमारी डेली प्रैक्टिस में पेशेंट्स आ रहे हैं वो उस तरीके का आते हैं कि वो कहीं गए और देसी दवाई ले ली, देसी पुड़िया ले ली, जबकि उसके अंदर का क्या कंटेंट है वो बेसिकली किसी को नहीं पता होता। एग्जैक्टली। और कुछ समय बाद ये देखा जाता है कि वो पेशेंट्स किडनी डैमेज की तरफ जाते हैं, CKD के पेशेंट बन जाते हैं, और वो लाइफ टाइम डायलिसिस और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है। तो मेरी आम जनता से सिर्फ यही अपील है, आप भले ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं। आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसपे उस मेडिसिन का नाम लिखा हो। जो ये पुड़िया होती है उसमें बेसिकली होता कुछ नहीं, सिर्फ स्टेरॉइड ही मिला होता है, और जो लॉन्ग टर्म खाने पे आपकी किडनी के और लीवर के ऊपर बिल्कुल डैमेज करके वो आपको दे देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी आम जनता से सिर्फ इतनी ही अपील है कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं कम से कम वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड हो किसी एजुकेटेड डॉक्टर से और डिग्री होल्डर से ही लें। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए ताकि उस स्टेज तक ना पहुंचे कोई भी, तो उससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, दिन भर की पूरी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? दो ही चीजें हैं, एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और डाइट मॉडिफिकेशन। ये तीन चीजें अगर रहेंगी तो जॉइंट्स पेन होने की संभावनाएं काफी हद तक हो जाएगी। बेसिकली जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस, जिसमें हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होता है, वो काफी हद तक इंसान के अपने हाथ में नहीं है, वो एज रिलेटेड है। उम्र बढ़ेगी तो उस तरह की प्रॉब्लम होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे योगा हुआ, डाइट मॉडिफिकेशन हुआ और आपके प्रॉपर एक्सरसाइज, जिससे हम उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी हद तक प्रॉपर एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, जैसा कि हम देखते हैं कि खिलाड़ियों में भी अक्सर हड्डियों की कोई ना कोई समस्या पाई जाती है। तो ऐसे जो लोग बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनकी बॉडी में स्टिफनेस की ज़्यादा से ज़्यादा आसार रहते हैं, उससे बचाव के लिए क्या उपाय है? देखिए, जैसे उन्होंने मेंशन किया एक्सरसाइज क्यों करते हैं हम? जैसे बॉडी हमारा बोन और मसल से बना होता है। बोन एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, मसल्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे घुटना में किसी को दर्द होता है तो हम बोलते हैं नहीं एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करके हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं उस एरिया का, तो फिर जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और उससे दर्द कम होता है। लेकिन ये सब चेंजेस जो है एज के साथ होना ही है। और आपने जहाँ तक स्पोर्ट्स प्लेयर का बात किया आपने, तो स्पोर्ट्स प्लेयर में काफ़ी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज रहता है और काफ़ी इंजरीज़ की संभावना उसमें ज़्यादा होता है। और साथ में वो लोग हालांकि एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, लेकिन इंजरीज इतना ज़्यादा होता है कि कभी मेनिस्कस इंजरीज, एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमन होता है उन लोगों में। तो उसके वजह से उन लोगों में देखा गया कि आर्थराइटिक इंजरीज भी अर्ली डेवलप करता है बेसिकली। और आम जनता को वही एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशंस और वेट कंट्रोल करना, ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी रहने के लिए, जॉइंट्स पेन से बचाव के लिए। क्या एक चीज जो हम यहाँ पे शायद मिस कर रहे हैं वो है रिमोटाइड आर्थराइटिस। हाँ, एग्जैक्टली। लगभग 18 करोड़ लोग आज भी संसार के अंदर ऐसे हैं जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित हैं। तो मेरे हिसाब से कि जॉइंट पेन
उसका एक मेन कारण रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, जिसके बारे में भी हमको डिस्कस करना चाहिए। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट्स मल्टीपल जॉइंट्स पेन बताते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस बताते हैं, और वो कम एज में भी हो सकता है, और यूजुअली कम एज में ही उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके लिए फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंटी-CCP RA फैक्टर्स भेजते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आप रिमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और किस सिचुएशन में लोगों को विटामिन डी या कैल्शियम की जांच करानी चाहिए? क्या ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही कराना चाहिए, कंसल्टेशन के बाद, या फिर खुद समझ से भी करा सकते हैं कि अब उन्हें ये समस्या हो रही है और इसकी जांच करानी ज़रूरी है? कैल्शियम्स विटामिन डी यूजुअली 30s के बाद जो होता है, हमारा बॉडी कैल्शियम्स को डिपॉजिट कम करता है बोन में, जिसको और रिजॉर्प्शंस ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से हमारा हड्डी धीरे धीरे वीक होने लगता है, और ख़ास करके फीमेल्स में हार्मोन्स इफेक्ट्स की वजह से भी होता है मेनोपॉज के बाद। और विटामिन डी का डेफिशिएंसी आजकल जैसे क्या है, घर में बंद रहते हैं हम, उसके बाद बेसमेंट, कार, फिर ऑफिस, तो विटामिन डी हमें मिलता ही नहीं है इनफैक्ट किसी को। और कुछ जैसे मतलब SPF जो सन स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं, सन स्किन्स यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपका विटामिन डी का बहुत कट हो जाता है नेचुरल सोर्स से। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अभी देखेंगे तो सबका विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता ही रहता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि विटामिन डी के लिए डेफिनेटली मतलब एक बार जांच करना चाहिए, और किस रेंज में है उस अनुसार से फिर हम या तो इंजेक्शन दे करके पहले उसका मतलब कंप्लीट डोज दे करके नॉर्मल लाना चाहिए। तो डॉक्टर्स की सलाह से ही करना कुछ भी ज़्यादा उचित रहता है। कैल्शियम्स भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, बहुत सारा रीज़न होता है उसके पीछे। और क्योंकि लोग देखा जाता है कि मार्केट में कुछ कैल्शियम के जो पाउडर आते हैं या फिर कुछ टैबलेट्स आती हैं, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वो लोग ले लेते हैं, तो क्या ये सही है? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए। अब जैसे किसी को किडनी स्टोन्स वगैरह रहता है तो उन लोगों को कैल्शियम्स के लिए हम लोग मना करते हैं कि नहीं लेना आपको, और फिर वही मार्केट में जो मिलता है अगर पुड़िया वाला लेते हैं तो पता नहीं वो क्या है नहीं है, प्रोडक्ट बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन ऑथेंटिसिटी देख करके उसके बाद लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई आप प्रेस्क्राइब करना चाहें कि नॉर्मली अगर समझ में आ रहा है लोगों को कि अभी बहुत ज़्यादा उन्हें कैल्शियम की कमी हो रही है और डॉक्टर से वो कंसल्ट करके आए हैं, या फिर वो उन्हें खुद की आपसी समझ से अगर लेना है कोई भी कैल्शियम, तो किस तरह से ले सकते हैं? कैल्शियम यूजुअली 1000 मिलीग्राम वंस ए डे हम लोग बोलते हैं, 1 to 2 मंथ्स कम से कम लेने के लिए। और विटामिन डी 60,000 से रहता है, वो कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है, बहुत सारा फॉर्म्स में आता है। यूजुअली जब बहुत कम है तो मैं यूजुअली बोलता हूँ ट्वाइस ए वीक लेने के लिए, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक, उसके बाद फिर वंस ए वीक बोलता हूँ लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो फिर इंजेक्शंस की भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा मैं एक चीज इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर पेशेंट को लग रहा है कि कैल्शियम की कमी है तो उसकी प्रॉपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना वजह कैल्शियम ले रहे हैं तो वो बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन भी करेगा, इट विल कॉज अदर प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने जैसे सवाल पूछा कि अगर किसी को लग रहा है कि उसके कैल्शियम की कमी है तो पहले वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या वाकई में कैल्शियम कम है या नहीं है। कैल्शियम शरीर में ज्यादा होना और कम होना दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। और जैसे कि जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, 8 से 9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और एक ही जगह पर उन्हें बैठकर काम करना पड़ रहा है दफ्तर में, उनके लिए क्या कोई उपाय बताना चाहेंगे आप? क्योंकि शायद लोगों के पास समय की कमी रहती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, क्या कोई तरीका है? फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज। अगर आप एक जगह बैठ के लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो गर्दन में दर्द होगा। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं तो गर्दन में दर्द होगा। दूसरा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर्दी का मौसम है, एज ए फिजिशियन में ये चीज लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, पैनलिस्ट से भी डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार ओपीडीज में पेशेंट आते हैं जो रेडिएटिंग पेन होता है गर्दन से लेके लेफ्ट हैंड की तरफ, वो हमेशा कई बार मिसडायग्नोस्ड होता है हार्ट अटैक से। If there is a radiating pain from neck which is radiating to the hand, can be myocardial infection, can be MI. तो उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वाकई में वो सर्वाइकल पेन है या फिर वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। कि ये जोड़ों का दर्द जो है, जैसे कि हम गठिया की बात कर ले, जो बढ़ती उम्र में लोगों को हो जाता है अक्सर, परमानेंट इलाज है क्या कोई इसका? ये डिपेंड करता है कि क्या है उसके ऊपर। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज नहीं होता है, उसमें आपको होल लाइफ
एक रिमेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के अनुसार से मेडिसिन लेना पड़ेगा आपको। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको प्रॉपर मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी अगर है किसी का तो उसमें फिर नी रिप्लेसमेंट्स या किस स्टेज में उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और कुछ जॉइंट्स पेन होता है उसको आप परमानेंटली ठीक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर कि किसको हम ठीक कर सकते हैं, किसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और किस में सावधानी के साथ पूरा ज़िंदगी भर तक जीना है आपको। जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, वो भी जॉइंट्स पेन ही होता है, तो उसमें यूजुअली सेक्रल स्पाइन्स यानी लोअर बैक से पेन स्टार्ट होता है, वो एवरी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते चलता है। और उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं, जैसे देखता हूँ तो कुछ दिन तक डॉक्टर्स के एडवाइस में रहते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को ज़िंदगी भर तक मेडिसिन लेना और फिजियोथेरेपी कराना इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो एक टाइम आता है आपका हर एक जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है, उसमें लास्ट में जाकर के चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व होता है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप करता है। तो डॉक्टर्स के एडवाइस में ही कुछ करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर प्रिया बंसल, कई लोगों में कमर दर्द की भी, खास तौर पर महिलाओं में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि ये इस समस्या से बची रहें, खास तौर पर महिलाएं और जिन लोगों को भी ये समस्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है निग्लेक्ट। बहुत सारे जो महिलाएं हैं अपने सेहत को निग्लेक्ट करती हैं और अपने काम करती ही रहती हैं बिना सोचे कि उनकी सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने उनके परिवार के सदस्यों की है। और इस जानकारी के साथ ही कि उनकी सेहत भी जरूरी है, अगर वो अपना पोस्चर मेंटेन करें, अपने लिए समय निकाल कर एक्सरसाइज करें, अगर ऑफिस में बैठने का काम है तो फ्रीक्वेंटली खड़े होएं, और जो उनकी शूज हैं, बहुत ज्यादा महिलाओं को शौक होता है कि काम पर हैं या पार्टी पे हैं हील्स ही पहनी है, उस सोच से अपने आप को बदलें, क्योंकि जूते अच्छे लेना बड़ा जरूरी है कि हमारे पैरों के और जोड़ों के दर्द और जो लोअर बैक है स्पेशली उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर हमारे शूज प्रॉपर ना हो। तो शूज प्रॉपर होना जरूरी है, पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने लिए समय निकालकर वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अपने खान पान का भी ध्यान रखना, ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि जॉइंट पेन एक ऐसी समस्या है जिससे लोग निजात पाना चाहते हैं और कई लोगों में तो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए चलना फिरना, यहाँ तक कि लेटना भी मुश्किल होता जा रहा है। और आज आपने जाना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।